सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निष्ठा पर आपके स्टार्ट हो चुके हैं जो आपके 16 अक्टूबर से 15 जनवरी तक चलेंगे। इसी के क्रम में आज पहला प्रशिक्षण मॉड्यूल 1 यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश शुरू हो गया है। ये प्रशिक्षण आपका 5 दिन तक चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 दिन तक आपको करना है। इसका मतलब सीधा से ये है कि 5 दिन में से किसी भी दिन आप इस प्रशिक्षण को कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ा प्रशिक्षण आज कर लें, थोड़ा प्रशिक्षण कल कर लें, या थोड़ा प्रशिक्षण परसों कर लें। कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 5 दिन के अंदर इसको पूर्ण करना है। तो इसकी मैंने 2 वीडियो बनाई थी। सबसे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो देखकर अपना 3 पार्ट तक प्रशिक्षण पूरा कर लिया होगा। उसके बाद मैंने पार्ट 4, 5, 6, 7 की वीडियो बनाई थी, उनको भी आपने पूरा कर लिया होगा। मैंने आपको डिटेल्स में बताया था हमें प्रशिक्षण बहुत ध्यान से करना है। हमारा प्रशिक्षण का मतलब केवल ये नहीं है कि हम केवल प्रश्नों के उत्तर दे दें, प्रश्नोत्तरी कर दें और कंप्लीट हो जाए। इससे हमारा बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें समावेशी शिक्षा के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी हो रही हैं, हो सकता है इस प्रशिक्षण के बाद आपकी भी प्रश्नोत्तरी हो। इसलिए प्रशिक्षण को ध्यान से करिए। 2 पार्ट्स में बना चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं भाग 9 लूंगा, जिसमें प्रश्नोत्तरी है। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए हुए हैं। इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है या आपको टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना है। दोनों ग्रुप से आपको नहीं जुड़ना। तो प्रश्नों के उत्तर देखते हैं हम, क्या क्या प्रश्न है। इस प्रशिक्षण की खास बात यह है, जो प्रश्नावली है उसमें आप जितनी बार भी प्रश्नों को देखेंगे, हर बार प्रश्न आपके बदल के आएंगे। बदल के आने का मतलब प्रश्न तो वही 10 हैं, लेकिन कभी पहला दूसरा हो जाएगा, कभी दूसरा पहला हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके उत्तर को ध्यान से देखना है और तब प्रश्नावली को करना है। सबसे पहला आपका प्रश्न है, भारत में शिक्षा की पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया। तो साथियों, भारत में अब तक 3 शिक्षा नीति लागू हो चुकी हैं। तो उसमें आपकी पहली 2 हो चुकी हैं और तीसरी आपको पता ही है 2020 में आपकी आ चुकी है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 1986 और 2009, 1967 और 1989, 1968 और 1986 और 1966 और 1992। अगर आपने प्रशिक्षण ध्यान से किया होगा तो उसमें तीनों शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया है। तो इसका आंसर आपका होगा ये जो एरो के निशान है, इससे आप आगे बढ़ेंगे, निशान पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसका आंसर होगा, पहली जो शिक्षा नीति थी वो हमारी 1968 में आई, उसके बाद 1986 में आई और अब आपकी 2020 में तीसरी शिक्षा नीति आई। तो इसका आंसर होगा 1968 और 1986। दूसरा प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम। साथियों, मैंने जब 2 वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वे स्क्रीनशॉट हो सकता है आपको आगे भी काम आए, और सारे उन स्क्रीनशॉट से ही आंसर हैं। अगर आपने वे स्क्रीनशॉट लिए होंगे और आप ध्यान से देखेंगे तो सभी आंसर उसमें से ही है। तो इसीलिए मैंने आपसे स्क्रीनशॉट लिवाए थे। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। गलत है बिल्कुल। एक साथ सीखें और सीखने और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। सभी एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट लिवाया था, उसमें आपकी फुल डिटेल्स एक पिक्चर दी हुई थी और उसमें पूरी ट्रेनिंग की डिटेल्स थी। आप उस पिक्चर्स को देखेंगे तो उसमें सबसे बीच में आपको दिया हुआ है विकलांग व्यक्ति अधिनियम के बारे में, और उसमें दिया है शिक्षण और सीखने की प्रणाली
उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट दिलवाया था। तो इसका आंसर आपका होगा फोर्थ पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत है। मैंने आपको बताया था जब मैं वीडियो आपको बना रहा था दूसरे पार्ट्स की, आप देखेंगे उसमें मैंने बताया था यूडीएल के 3 सिद्धांत होते हैं। तीनों सिद्धांत का मैंने आपसे कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाता है। देखो तीसरा प्रश्न आपका इसी से रिलेटेड है। अभिव्यक्ति के कई साधन, बहुसाधन लिखा हुआ है उसमें, प्रस्तुति के कई साधन, प्रस्तुति के बहुसाधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन और काम करने के कई साधन। तो इसमें आपका आंसर होगा व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। तो आप व्यवहार प्रबंधन के कई साधन पर निशान लगा देंगे। उस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखना, उसमें आपका स्पष्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका राम दृष्टिबाधित है। निम्नलिखित में से मैंने दृष्टिबाधित जो समायोजन दिखाया था कि दृष्टिबाधित के लिए अलग है, उनके भी मैंने स्क्रीनशॉट लिवाए थे, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। उसमें ये प्रश्न का आंसर है राम दृष्टिबाधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? इस पर स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल्स, ऑडियो क्लिप्स और सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। तो साथियों उसमें स्पर्श नक्शे जो आपके दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि यूज होती है, तो उसके लिए इस तरह की लिपि होती है कि वे स्पर्श कर सकें। तो स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे इसका आंसर होगा। तो आप स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे पर निशान लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है समान विकलांगता वाले दो बच्चे हैं आपकी क्लास में, दोनों समान विकलांगता है, एक सी विकलांगता है दोनों में, तो क्या होगा? उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, तो कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, सभी। तो सभी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 अलग अलग दे रखे हैं और एक दे रखा है कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की। ऐसा तो नहीं है कि विकलांग जो बच्चा है उसे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आंसर भी गलत है। अब 2 आंसर हुए, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। समान विकलांगता हो सकती है 2 बच्चों में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उन्हें समान हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े, हो सकता है दोनों की जरूरत अलग अलग हो। तो इसलिए कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता उन्हें हो सकती है। तो इसका आंसर आपका 3rd होगा। 3rd पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियत किया गया और कौन से वर्ष में लागू हुआ? आपने जब शुरू के स्क्रीनशॉट लिए थे तो उसमें आपका आंसर इसका था। तो जो आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था वो आपका 2009 में बना था, अधिनियमित हुआ था और 2010 में वो लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। तो इसका आंसर होगा वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू किया गया। तो फर्स्ट पे आप निशान लगा देंगे। ये ध्यान रखना जब आप दोबारा इसको खोलेंगे तो आंसर क्वेश्चन अदल बदल जाएंगे, यानी कि जो पहले नंबर पे था हो सकता है वो 10वें नंबर पे आ जाए। तो इसलिए ये ऐसे मत करना कि पहले का आंसर पहला, दूसरे का आंसर जिस तरह बच्चे याद कर लेते हैं इस तरह से आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है NEP नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूल शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन केस में बदलने का प्रस्ताव दिया है। जो पहली शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 का प्रस्ताव था, लेकिन अब जो शिक्षा नीति आई है उसमें 5 यानी कि 5+3+3+4 इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की गई है। यानी पहले 5 साल की, फिर 3 साल की, फिर 3 साल की, फिर आपकी 4 साल की, इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो इसमें आपका आंसर 2nd होगा। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, तो इस पे आप 2nd पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? सभी। यह शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया, बिल्कुल सही है। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, यह भी सही है। और फर्स्ट भी आपका सही है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है, यानी इसके आपके सभी आंसर सही हैं। तो इसका आंसर आपका होगा सही, सभी। तो सभी पे आप निशान लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आपको समावेशी शिक्षा के बारे में पता चल गया होगा अगर आपने ट्रेनिंग सही से की है। समावेशी का मतलब है कि सभी विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों को, भले ही वे विकलांग हों, किसी रूप से पिछड़े हुए हों, दृष्टिबाधित हों, मानसिक रूप से हों, उनको हमें एक साथ पढ़ाना है, सभी बच्चों के साथ उनको पढ़ाना है। जैसे आपको कहानी सुनाई थी, वो भी आप देख लीजिए, में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। समान बच्चों के लिए क्या क्या जरूरी है? शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं, बिल्कुल जरूरी है शिक्षक का विश्वास। सभी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति शिक्षक की कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शिक्षक की कैसी स्थिति है, सामाजिक स्थिति कैसी है, तो शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया बिल्कुल सही है, लेकिन ये शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसमें आपको इसको निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। दूसरा ऑप्शन है, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों का शामिल किया गया। काफ़ी मुश्किल सवाल है और सभी आंसर एक से लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो आपका होगा थर्ड। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। ये इसका आंसर नहीं होगा, बाकी इसके आंसर सही हैं कि ये सब मान्य हैं। ये स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का भी एक समूह है। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट, इस तरह से आपके 10 आंसर कंप्लीट हुए। जब आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल क्वेश्चन आंसर्ड आपने 10 दिए हैं और क्वेश्चन स्किप्ड आपके 0 हुए, क्योंकि आपको स्किप कोई क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर निकल कर आ जाएगा। योर स्कोर इज 10 ऑफ 10। यदि आपका 10 ऑफ 10 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तब आप एग्जिट के ऑप्शन को दबा देंगे, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर बैक करेंगे और बैक करके देख लेंगे कि आपकी ट्रेनिंग 100% हुई, और सबसे नीचे जाके भी देख लेंगे कि वो पूर्ण दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर नहीं दिखा रहा तो बार बार बैक करेंगे और बैक करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। और अगर आपका स्कोर कम हो जाता है, 8 हो जाता है, 7 हो जाता है, 6 हो जाता है, तो ये आपको बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएंगे? इनमें मैंने लगभग 10 के 10 क्वेश्चनों के आंसर आपको दे दिए हैं। इसमें आप रीडू पर क्लिक कर सकते हैं। रीडू पे क्लिक करने के बाद यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। जैसे ही आप रीडू करेंगे तो आपके पास दोबारा से प्रश्न खुल के आ जाएंगे। आपने जिस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है उसको आंसर आप दोबारा सही दे सकते हैं। तो रीडू करके आप कितनी बार भी कर सकते हैं रीडू, तो आप इसको आंसर को लगभग 9 या 10 तो कर ही लीजिए, क्योंकि इसके मार्क्स आपके ई लर्निंग पासबुक में जुड़ेंगे। तो साथियों ध्यान से इस प्रशिक्षण को कर लीजिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।